चलिए मार्केट खुल चुका है, एक बार देख लेते हैं किस तरह की ट्रेड्स इस समय शुरुआत में बन रहे हैं। मजबूत खुलने के बाद थोड़े से फिसलते हुए, लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी नहीं, 5 अंक की कमजोरी ही देखने को मिल रही है। निफ्टी पे 11 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत कर दी है, लेकिन बैंक निफ्टी से डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा, 0.5% ये फिसल चुका है और यही दरअसल बाजार का मूड आज खराब कर रहा है। 150 पॉइंट नीचे देखिए खुलते ही फिसला है बैंक निफ्टी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स कमजोर नंबर्स के बाद करीब 7.5% नीचे, टाटा स्पॉन्ज नंबर्स के बाद 5% नीचे, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आईसीआईसीआई बैंक को भी इसमें जोड़ लीजिए जहां पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है। एसबीआई भी देखिए थोड़ा सा नरमी के साथ आज खुला है। एचडीएफसी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1% नरमी के साथ खुल चुका है। पर रिलायंस के नंबर्स इस हफ्ते बृहस्पतिवार को आने वाले हैं, नजर रखिए। लेकिन उन स्टॉक्स पर जहां पर तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, इन्फोसिस देखिए, हम कह रहे थे यही आज बाजार को सहारा देने की कोशिश करेगा और यहाँ पर करीब 2.5% का अप मूव देखने को मिला है। ध्यान रखिए 6% के आसपास का वेटेज भी है इस स्टॉक का निफ्टी में। इसके अलावा एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में भी मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। फार्मा शेयरों पर नज़र होनी चाहिए, काफ़ी सारी कंपनियों को यूएसएफडीए से एक तोहफा मिला है। पर सन फार्मा देखिए बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। स्पार्क पर भी रखिएगा नज़र, या इनको माइलस्टोन पेमेंट मिला है सन फार्मा अपनी ही पेरेंट कंपनी से, तो ये स्टॉक भी देखिए करीब 2.5% मजबूती के साथ प्रदीप पर शुरुआत कर चुका है। जीएन एक्सेस भी नंबर के बाद 3.5% की मजबूती के साथ आज खुला है। बिल्कुल, लेकिन निफ्टी बैंक पे खास तौर पे नज़र होनी चाहिए क्योंकि इसने पिछले सेशन में जो करीब 27,382 के आसपास के लो बनाए थे, इसके नीचे तुरंत ही चला गया और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि 27,200 की तरफ तो सबसे पहले सीधे तौर पे जा ही रहा है और उसके बाद आपको आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप निफ्टी पर भी नज़र डालते हैं तो ये 10,750 का लेवल अब तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों इंडेक्स कमज़ोर शुरुआत दिखा रहे हैं और दबाव इन पे लगातार बढ़ता हुआ बाजार खुलने के साथ ही क्या यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो रहा है चंदन? बैंक और साथ ही साथ निफ्टी, इन दोनों पर नजर डालिए, क्या कॉल देंगे आप? जी देखिए, बैंक निफ्टी का टूटना थोड़ा सा एक मार्केट में प्रेशर दे रहा है क्योंकि एक इमीडिएट जो ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ रहा है। हालांकि निफ्टी का मल्टीपल सपोर्ट 10,750 के आसपास है, हर बार 10,750 से 10,730 की रेंज से घूम जाता है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से। बट बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अब 27,350 के नीचे होल्ड करता है, तो इसमें 27,150 तक के डाउन साइड वो ओपन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा और निफ्टी कंपैरेटिवली मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आईटी काउंटर या दूसरे काउंटर है वो निफ्टी को इस लेवल पे होल्ड करने का ट्राई करेंगे। कि सेक्टर ही इकलौता एक सेक्टर है दरअसल जो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स पे ध्यान रखिएगा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन्फी के नंबर्स ने दरअसल दम भरा है, जो हम आपको कह रहे थे शुक्रवार को कि इन्फोसिस के ऊपर नजर रखिएगा, ये भागेगा और देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया भी है। अब खुलने के बाद इन्फोसिस और ऊपर जा रहा है, तो देखिए ये दरअसल आज बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी आईटी कंपनियों पर भी नजर रखिए। माइंडट्री देखिए 0.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एनआईटी टेक 1/4% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, तो अच्छी शुरुआत। एचसीएल टेक भी देखिए हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज भी फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आईटी एक इकलौता ऐसा पॉकेट है जहां पर हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है और थैंक्स टू इन्फोसिस, टीसीएस ने जो मूड बिगाड़ा उसके बाद इन्फी ने दरअसल सहारा देने की कोशिश करी है। प्राइवेट बैंक्स में दरअसल ज़्यादा निराशा नजर आ रही है और रियल एस्टेट शेयरों में भी प्रेशर है। ऑटो भी देखिए दबाव में, पीएसयू बैंक्स में भी पिछले कुछ दिनों से दबाव है और आज भी बरकरार। और जब ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता हो तो मेटल्स पिटते हैं, मेटल्स में भी देखिए कमजोरी ही आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ओपनिंग को किस तरह से रीड किया वागले साहब आपने? मैंने कहा था बैंक निफ्टी में मुझे वीकनेस दिखती है, वो शायद निफ्टी को होल्ड कर रहा है। मैं निफ्टी नहीं बेचूंगा, बेचना है तो बैंक निफ्टी बेच सकते हैं। ये लेवल पे थोड़ा बाउंस बैक आता है। 27,300 320 मेरे लिए सही लेवल है बेचने का। 27,400 का स्टॉप लॉस, मुझे लगता है 100-120 पॉइंट यहाँ से नीचे मिल सकते हैं। फेडरल बैंक देखिए 5% नीचे खुलते ही फिसल रहा है। बैंक स्टॉक्स में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, जेट एयरवेज ये तो एफएनओ के बैन में है, लेकिन देखिए हर रोज़ गिरता जा रहा है, कोई अच्छी खबर यहाँ पर आ नहीं रही है। इंडसइंड बैंक जो अगले साहब आप कह रहे थे गिरेगा, गिरने के बाद ये और 1.5% अब नीचे हो चुका है। और जब इंडसइंड बैंक गिरता है तो ये साथ में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को भी साथ ले जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी देखिए प्रेशर आज साफ तौर पर बनता हुआ। एलएनटी करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। न सिर्फ एलएनटी, सीमेंस में भी दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सीजी पावर भी। ये सारी की सारी आज कैपिटल गुड्स कंपनियों में दिक्कत क्या, ये कैसे देखते हैं?
आई थिंक ये थोड़ा सा जैसे जैसे बजट नजदीक आता है, फिस्कल डेफिसिट की चिंता है, सही है, कैपेक्स की चिंता आएंगी, तो ये भी थोड़ा सा इस पे वजन नेगेटिवली आना है। बट आई थिंक ये थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है, इसमें कोई मेजर चेंज फंडामेंटली तो नहीं है। लेकिन फेडरल बैंक अब वायदा कारोबार का सबसे बड़ा लूजर बन चुका है, 5% नीचे ऑलरेडी आ चुका है। वागले साहब, क्या मौका निकल गया है, अभी भी आप देखते हैं बेचने के मौका यहाँ? प्रदीप, यही मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि 5% नीचे क्या स्टॉक बेचना, 2 या 3% होता मैं कहता अभी के अभी बेच दो। थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो बेचना चाहिए। 92, 9250, 93 वो सही लेवल है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 94 के पार जाएगा। ऑन द डाउन साइड 84 तक तो जाना चाहिए। यहाँ से भी मुझे 6 से 8 रुपए दिखते हैं। 6 से 8 रुपए की और गिरावट यहाँ पर दिख सकती है। थोड़े से उछाल में अगर आपको रुपए 2 रुपए ऊपर मिले तो बेचने के लिए ज़्यादा बेहतर मौके होंगे फेडरल बैंक में। अच्छा, जेट की हेमंत जो आप बात कर रहे थे और इसको आप लगातार ट्रैक करते हैं, जो खबरें आ रही हैं देखिए एक के बाद एक की, इतिहाद ने बहुत कड़ी शर्त रख दी है कि नरेश गोयल साहब अपना कंट्रोल छोड़ दें, और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और खबर आई है कि करीब 18 इंजन इन्होंने रिपेयर होने के लिए भेजे थे सिंगापुर में, वो इन्हें वापस नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो अब फंसते हुए लग रहे हैं। लगता है कि कारोबार पे असर अब जल्द ही दिख सकता है, ऐसा डर इन खबरों को देखते हुए तो लग रहा है। बिल्कुल, जब 60 रुपए यहाँ से ऊपर था तब भी हमारा स्टैंड यही था कि इसको खरीदिएगा मत, ये डील में बहुत पेंच होंगे। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जिन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के पास भी ये पहुँचे हैं उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि उनकी शर्त एक ही है, स्टेक हम तब पैसा लगाएंगे जब ये वाले प्रमोटर नहीं होंगे। गोयल साहब बहुत जल्दी इस कंपनी से बाहर हो जाएं। प्रमोटर्स का एक मोह होता है कंपनी के साथ, और ये हमने देखा है, वो दरअसल जल्दी छोड़ते नहीं है कंपनीज को, और फिर उसके बाद कंपनीज का हाल और ख़राब हो जाता है। छोड़ दें तो फिर बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हमारी लाइन ध्यान रखिए, गोयल साहब अगर कहें कि भाई हम जा रहे हैं कंपनी से, तो बहुत लोग मदद करने आएंगे, लेकिन जब तक नरेश गोयल साहब कंपनी का सीट बोर्ड पे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं, तब तक ना तो SBI इनको मदद करेगा, ना कोई भी इन्वेस्टर इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। और इसलिए हमारी लाइन साफ थी उस दिन भी जब टाटा के चलकर खबरें आ रही थी। टाटा भी यही चाहेगा ना कि पूरी तरह से आप हट जाइए, हमें संभालने दीजिए ना। बिल्कुल भाई, आप पैसा भी लगाएंगे और आप बैठे भी रहेंगे बोर्ड पे, तो यस तो ना हो सकता। बिल्कुल। तो आपको याद होगा कि उस ये बात होगी, हम आपको गाड़ी तो बेचेंगे जी, लेकिन हम भी साथ में बैठे रहेंगे गाड़ी में। तो जब आपने गाड़ी बेच दी तो फिर अलग हो जाइए और कहिए कि हम ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, नरेश गोयल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये दरअसल बाजार सुनना चाहता है। बिल्कुल। तो आपको याद होगा टाटा के साथ उस अहम मीटिंग के पहले हमने आपसे कहा था कि 350 से 400 के बीच में आपको एक बार बेच के निकलना है और फिर डील पूरे होने का इंतजार करना है। तो अब ये 250 तक आ गया, और अब यहाँ पे जो खबरें आप सुन रहे हैं वो अच्छी नहीं है। बैंकिंग सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, जैसे आपने कहा कि SBI और दूसरे बैंक्स के साथ जो मीटिंग हुई है उनकी, उसमें यही कहा गया है कि आप पूंजी लाइए। अब वो पूंजी इतिहाद से आए, कहीं और से आए, कोई नया निवेशक आए, उसके बाद ही बैंक्स मदद करने को तैयार होंगे। और जो कुछ विदेशी बैंक इनकी मदद कर भी रहे थे क्योंकि इतिहाद उनको गारंटी देता था, अब उन्होंने भी मदद करनी बंद कर दी है, ऐसी खबरें आ रही है। अच्छा, बैन में है इसलिए ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तमाम खबरों के बावजूद भी, तो ये टिका रहता है। बैन में है या कैसे आया है, ये भी एक सवाल है। लाया गया है, आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल, इस तरह की खबरों के बीच और इसी वजह से ये टिका हुआ है। लेकिन संकेत साफ तौर पर जो दिखाई दे रहे हैं, चंदन क्या दिखता है आपको जेट एयरवेज में? देखिए, इस काउंटर में नीचे से हल्का फुल्का बाउंस आता है, बट हर बार बाउंस होल्ड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं, और डेटाबेस भी देखें तो कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता नहीं है काउंटर में रिकवरी में। तो मेरे हिसाब से अवॉइड की सलाह रहेगी, हम लगातार यही रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और कंपेरेटिवली देखें तो कोई भी बाउंस आता तो निकले या फिर नई पोजीशन नहीं बनाए। नई पोजीशन तेजी की इन शॉर्ट नहीं बनानी चाहिए। बैन में है तो देखिए शॉर्ट भी इस समय आप क्या करेंगे, नहीं करना चाहिए इस तरह का। इसलिए ध्यान रखिए, इस डेवलपिंग स्टोरी पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। 200 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, तो बैंक निफ्टी ने साफ तौर पर मूड बिगाड़ा है। 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी का टिके रहने का मायने क्या है प्रकाश जी? टिकना होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिग्गज हैं वो एक्चुअली वीक हैं। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी वीकनेस है, तो काफ़ी हद तक गिरावट है, प्रेशर है। मुझे लगता है मार्केट डाउन है, अभी कोई कारण नहीं टिके रहने का। क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं? मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स करीब आज जो मूव नज़र आ रहा है निफ्टी के हिसाब से शायद 7,740 था, एक तो ब्रेक हो गया, उसके लेवल करीब 7,700 भी आ सकते हैं। वीकनेस है। वागले साहब ने बड़ी देर बाद एक पहला ट्रेड निकाला है, सेल अरविंद। वागले साहब? हेमंत, मेरी ये मार्केट में बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि मैं इतना बदलने का मूड तो नहीं है आपका। इतना बेरिश में था नहीं, मैं बैंकिंग पे बेरिश था और मैं निफ्टी पे बुलिश था। बट आई थिंक बैंक निफ्टी को अटका रहा है, और एडवांसेस डिक्लाइंस देख के मैं एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में
बहुत जल्दी में नहीं हूँ तेजी करने के। एक फिलहाल मेरे रडार पर एक सेल कॉल आ रहा है, वो है अरविंद में। ओपन हाई है 97.55 का, आप उसके ऊपर 5 पैसे स्टॉप लॉस डाल के बेचिए। Okay. तो आपको ₹1 ₹1 20 की रिस्क बनती है। करंटली एट 96.50 96.70, मुझे कम से कम ₹4 नीचे दिखते हैं। 92 का मेरा टारगेट होगा। अरविंद में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये राय आ रही है। लेकिन देखिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूँ एक स्टॉक जो हम अभी मार्केट खुलने से पहले बात कर रहे थे, प्राज आज भी देखिए करीब 3.25% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। भसीन साहब हमारे साथ हैं। भसीन साहब, क्या आप ट्रैक करते हैं इसको? ये एक तरफा चल रहा है और क्या जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। जब से सरकार ने नई बायोफ्यूल पॉलिसी लाई है उसके बाद से इस स्टॉक में किसी बड़े लोग देखिए खरीदारी लगातार कर रहे हैं। इस स्टोरी पर आपका क्या व्यू है और इस स्टॉक पर अगर कोई व्यू हो तो बताइए सर। हाँ नहीं बिल्कुल हेमंत, बहुत साल अंडर परफॉर्म करके आउट परफॉर्म किया है। 90-100 में लेने वाला था और अब तो इट इज डेफिनेटली हेडेड टू न्यू हाइज। 175 से 185 का टारगेट हो सकता है। साथ में ये लेके चलिए कि बायोफ्यूल इज नाउ बिकम द न्यू नॉर्म और हमें पता है कि एथेनॉल में ब्लेंडिंग का ऑलरेडी एक प्रयास चल चुका है और गवर्नमेंट उस पर काफी कीन है और आईओसी, एचपी, बीपी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट। तो आई थिंक ये एक न्यू ट्रेंड है और मैं अगर आपको दावे से कहता हूं आगे जाते हुए हमें ये नहीं लगता कि तेल के भाव विल बी सस्टेनेबल एट दीज लेवल और डेफिनेटली द रुझान टुवर्ड्स एथेनॉल इज गोइंग टू बी मच मोर। इस कारण से द बेस्ट प्लेयर इज प्राज इंडस्ट्री। बहुत टाइम बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। वील वेट फॉर द रिजल्ट्स बट आई कैन डेफिनेटली से 175 to 180 इन द मीडियम टर्म कैन बी ऑन द कार्ड्स। 75 to 180 के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 180-85 तक के टारगेट के साथ आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। और देखिए ये स्टॉक खुलने के बाद करीब 6% चला है, जिसको आप कहते हैं स्क्रीन पे बाइंग। तो जब ट्रेडर को सामने दिखाई देता है कि खरीदारी हो रही है तो वो मजबूती दिखाता है। गैप से खुला नहीं है, खुला फ्लैट और उसके बाद लगातार खरीदारी हुई है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ दिखती है। प्रकाश गाबा जी, आपके टारगेट अभी तक स्टॉक पे में नहीं मिले हैं, तो आप बताइए प्राज इंडस्ट्रीज पे आपके लिए अगले टारगेट क्या है? बाइंग तो सुबह नजर आ रही है। पॉसिबल है कि आप मुंह मिले 150 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये बरकरार है 160 165 का एक टारगेट हो सकता है, लेकिन काफ़ी दौड़ चुका है तो इसमें साइडवेज मूव भी अगर आता है तो यू शुड बी सरप्राइज्ड। 160 से 165 के इमीडिएट टारगेट ट्रेडर्स के लिए और 180 185 तक के टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, एक और ऐसा ही स्टॉक जो फ्लैट खुलने के बाद चल रहा है वो है स्ट्राइड्स फार्मा। चंदन, इस पर आप नजर डालिए। करीब 2-2.25% की तेजी स्ट्राइड्स में खुलने के बाद अब तक देखने को मिली है और आज के दिन फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी थोड़ी अच्छी खबरें आई हैं कैडिला के लिए, सन के लिए, तो इनमें एक तेजी का ट्रेड बन रहा है। क्या देखते हैं आप? जी, इनमें बिल्कुल तेजी का ट्रेड बन रहा है। काउंटर में लगातार पिछले 5-6 दिन से बाइंग इंटरेस्ट है। लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है और आज जिस हिसाब से ओपनिंग होकर सस्टेन बाइंग हो रहा है, रिसेंट डिसाइसिव कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देने को तैयार हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट इसमें इंटेक्ट रहना चाहिए। फ्यूचर में जो आज का लो है 484 485 वो सपोर्ट होना चाहिए। ऊपर में 505 से लेके 512 तक का मूवमेंट बन सकता है। ऑलराइट, तो स्टॉक पर रखिएगा नज़र। अच्छी तेजी देखिए ये स्टॉक भी आज के सत्र में दिखा रहा है। आज की हम बात कर रहे थे, इंडिया ग्लाइकॉल पर भी रखिएगा नज़र, देखिए वो भी भागता हुआ। लेकिन बाजार तो देखिए कमज़ोरी है। 200 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। 175 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और मिड कैप्स में भी प्रेशर तो काफ़ी है। आधे % की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्टॉक्स देखिए हमने आज सुबह स्टॉक 2020 में सुझाए थे, उन स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखा गया है। नीरज की टीम और मेरी टीम लाएंगे सामने और आपको दिखाएंगे कौन से स्टॉक्स दरअसल आज कमाल दिखा रहे हैं। ऐसे बाजार में भी देखिए लिकर शेयरों में तेजी बन रही है। जय भारत मारुति जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, 4-4.5% ऊपर। एचओवी सर्विसेज, बीपीएल, ये छोटी टिकट साइज के शेयरों में अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स, नीरज ने कहा था इसको फ्री हिट का दर्जा दिया था और देखिए भाग रहा है ये स्टॉक का। इन्फोसिस ये ओपनर था और देखिए क्या शानदार ओपनर है, 3% की मजबूती के साथ ये टिका हुआ है। आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। जेएनए एक्सेल्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन भसीन साहब से वक्त हो गया विदा लेने का। शुक्रिया भसीन साहब समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब भी हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मार्केट में आपका इस समय व्यू क्या है सर, बताइए। देखिए, पिछले बार भी मैं जैसे कह रहा था, मार्केट एक दायरे में है, एक रेंज में है 10,600 और 11,000 के बीच में, और उसी के बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी तक कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं बाजार में और हम
ढूंढना भी नहीं चाहिए ये ट्रेंड। 10,600 अगर टूट जाता है नीचे की तरफ तो हम कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और 11,000 का रेजिस्टेंस जो कुछ महीने से हमारे सामने है, अगर वो टूट जाता है तो मार्केट 11,400 के ऊपर वहाँ तक एक मूव शुरू कर सकता है। लेकिन अभी दोनों जगह पे काफ़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है और मार्केट उसके बीच में है। मैं कहूँगा पिछले हफ्ते का जो न्यूज़ आया है पॉलिटिकल फ्रंट से, यूपी में सपा और बसपा का जो टाई अप हो चुका है, इसको देख के मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है, क्योंकि इसमें 2019 इलेक्शंस पे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। खास करके राजस्थान मध्य प्रदेश चुनाव में जो रिजल्ट आया है उसके बाद यूपी में भी अगर बीजेपी को सेटबैक आता है इस कोalition के चलते हुए, तो इस बारे में मार्केट काफ़ी चिंतित होगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसी के चलते हुए हमें थोड़ा नर्वसनेस दिख रहा है मार्केट में। तो इस समय आज की गिरावट में इस एक बड़े डेवलपमेंट का जो वीकेंड के दौरान हुई इसका भी हाथ दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ उदयन, एक बात अगर आप देखें तो इस साल की शुरुआत के बाद से पिछले 7 में से 5 सेशन FIIs की ओर से कमजोरी वाले रहे हैं। वायदा कारोबार में भी वो लगातार बेचते हुए, पोजीशन हेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबली आज जैसे हम देख रहे हैं कि क्रूड थोड़ा नीचे आया तो शायद हमें रिलीफ उससे मिले, वो भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस संकेत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ग्लोबल संकेत मिला जुला है, अभी भी चाइना US का बातचीत चलते जा रहा है, और मैं ये भी आपसे डिस्कस कर रहा था क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम जब मिले थे तब ग्लोबल मूड इतना अच्छा था कि सब लोग बोल रहे थे अभी तो पूरा माहौल बदल गया है US फेड का बयान सुनने के बाद, और अभी एक बहुत तगड़ा रैली आएगा ग्लोबली। लेकिन एक हफ्ते के बाद उतना बड़ा रैली तो आया नहीं, और मूड भी अभी तक थोड़ा मिला जुला लग रहा है। इंडिया के ऊपर जो सेलिंग FIIs का दिख रहा है, इसका 2 कारण मैं कहूँगा। एक तो है कि इस अर्निंग सीजन बहुत अच्छा कुछ होने वाला नहीं है, पर 1-2 पॉजिटिव अर्निंग्स आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स पिक्चर बहुत ज़्यादा सुधरेगा नहीं। इसके चलते हुए FIIs शायद थोड़ा पोजीशंस हेज कर रहे हैं और अपना पोजीशंस हल्का भी कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में एक रैली हुआ था मार्केट में। और दूसरा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रहा है, और उसके चलते हुए भी मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है। मैक्रो नंबर्स IIP जैसे देखिए, GDP फोरकास्ट सेकंड हाफ का वो भी उतना खास कुछ नहीं है। तो मार्केट में माहौल बेयरिश तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा माइल्ड अनसर्टेनिटी है, और इसीलिए मार्केट रेंज बाउंड है और ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रहा है। बिल्कुल। और आज कुछ देर पहले हमारे नेटवर्क ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत राहुल गांधी से करी है वो हमने आपको सुनाई। आज सबसे ज़्यादा फोकस मुनाफे की तैयारी में पॉलिटिक्स पर था, और हम अपने एक्सपर्ट दीवान साहब से भी पूछ रहे थे कि वो कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को। ये बताइए, जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, SP BSP का साथ आना और राहुल गांधी का इतना एग्रेसिवली बयान देना, बजट ये एक ऐसा इवेंट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरिम बजट है तो कुछ खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन CNBC आवाज़ को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स के फ्रंट पर कुछ बड़े तोहफे सरकार दे सकती है लोगों को खुश करने के लिए। और हाल ही में सरकार ने जो कोटा का अनाउंसमेंट भी किया था, देखिए समझ में आ रहा है कि कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सर? देखिए, मैं एक्सपेक्टेशन कम रख के चल रहा हूँ इंटरिम बजट के हिसाब से, लेकिन एक तो मार्केट में काफ़ी अफवाह हैं जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर्स के लिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए इसमें गवर्नमेंट के हाथ में उतना स्पेस नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट अभी कुछ भी कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको बॉन्ड डील्स पे नज़र रखना पड़ेगा, और बैंकिंग क्षेत्र में जहाँ पे आज आपको वीकनेस दिख रहा है वो स्पेस पे थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वीकनेस आ सकता है। इनकम टैक्स के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे तो यूजुअली होता नहीं है कि इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स कट्स होता है। ये अगर आता है तो मुझे आश्चर्य होगा, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा डेस्परेट लग रहा है अभी, और ये डेस्परेशन में गवर्नमेंट ये कुछ कर सकता है, लेकिन इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और पॉलिटिक्स की जो बात आपने पूछा, उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया कि एक तो यूपी में जो कोलिशंस हो रहा है इसके देखते हुए बीजेपी का चांसेस को थोड़ा खतरा हो रहा है, लेकिन मार्केट का जो सबसे अच्छा आउटकम है इलेक्शन का वो है बीजेपी या बीजेपी लेड कोलिशन। लेकिन दूसरा जो सेकंड चॉइस है मार्केट का, जो अगर आता है तो मार्केट बहुत खुश नहीं होगा, लेकिन गिरावट उतना नहीं होगा, वो है कांग्रेस लेड कोलिशन। लेकिन अभी अगर यूपी में कांग्रेस बाहर है SP BSP कोलिशन से, और अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP का कोलिशन नहीं बन पाता है,
तो कांग्रेस कैसे 125 130 पे पहुंच रहा है, सीट पे पहुंच रहा है 2019 में, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि बीजेपी कोalition शॉर्ट पड़ जाए, कांग्रेस भी शॉर्ट पड़ जाए और बहुत सारे स्टेट्स के पार्टीज एक होकर गवर्नमेंट बनाए। ये मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो है और इसी के सोच में मेरे ख्याल से आजकल मार्केट में नर्वसनेस आ रहा है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो राहुल गांधी ने नेटवर्क 18 को दिया है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा कि 2019 के चुनावों में जनता किस तरह का सत्ता परिवर्तन चाहती है। आप तो कह रहे हैं कि हटा देंगे 2019 में, मैं नहीं हटाऊंगा। हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे, बदल दिया, मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था, मुझे याद है जो भरोसा युवाओं में था, वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं, कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने, इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। बिल्कुल। तो अब आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज दिन भर आप सुन सकते हैं CNBC आवाज़ पर। लेकिन बाजार में सर चर्चा ये भी हो रही है उदयन सर कि फिस्कल डेफिसिट 3.3% का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था उसको तो एक्सीड करेगी। क्या बाजार में ये पच चुका है और क्या हो सकता है नंबर आपके लिहाज से, मार्केट क्या सोच रहा है? देखिए, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना हम बना रहे हैं कि 3.3% फिस्कल डेफिसिट होगा या 3.5% होगा। वो 0.2% में आसमान टूटने वाला नहीं है। मार्केट ये ऑलरेडी जान चुका है। देखिए, ये जो फिस्कल डेफिसिट का भी अनाउंसमेंट है, ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये गवर्नमेंट इसमें क्या दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये हम जानते नहीं हैं। तो उस 0.2% डेफिसिट में छुपाना गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ी बात नहीं है। वो कंपनी का नेट प्रॉफिट अनाउंसमेंट जैसे है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं। कुछ हद तक तो उतना मैनेज हो जाता है, ये भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसमें मार्केट में उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। मार्केट अभी जो देख रहा है बजट के हिसाब से वो है, क्या ये गवर्नमेंट इतना डेस्परेट बन चुका है कि वो कुछ भी कर लेगा 2019 में वापस आने के लिए। कुछ भी का मतलब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया फार्मर्स डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए, जहाँ पे हाथ में पैसा नहीं है लेकिन आपने प्रॉमिस कर दिया। वो देखते हुए FIIs बहुत नर्वस हो जाएंगे और आप देखेंगे बॉन्ड मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होगा और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी गिर सकता है अगर ऐसे कुछ अनाउंसमेंट आ जाता है तो मैं कहूँगा बजट के हिसाब से वही एक खतरा है कि गवर्नमेंट रेकलेस ना बन जाए अपने डेस्परेशन में। बाकी तो इंटरिम बजट है, उसमें कुछ उतना खास नहीं होगा कि मार्केट को हिला देगा 1 फरवरी को। लेकिन बजट को छोड़ के आपको बाकी फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा तेज से नहीं बढ़ रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रहा है और इंडिया विक्स पे नज़र रखिए। जब भी आपको पता चलेगा कि विक्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू कर दिया, एक वॉलेटाइल फेज आ रहा है वापस मार्केट में, उस पर आपको बहुत केयरफुल बन जाना पड़ेगा। नियर टर्म के लिए हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि मार्केट एक छोटा सा 300-400 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। ब्रेकआउट नियर टर्म में किसी भी साइड पे हो सकता है बजट से पहले। अर्निंग्स की आपने बात की, तो जो शुरुआत हुई है आईटी कंपनियों के साथ, आपने कैसे देखा इन नतीजों को? और एक पॉजिटिव संकेत आज हमें ये मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि वो स्किल्ड लेबर को देश में आने का मौका देना चाहते हैं। आईटी सेक्टर एक अकेला सेक्टर है जो इस बाजार में टिकने की कोशिश कर रहा है, इसको और इन्फोसिस को खास तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन्फोसिस आपको इंडेक्स को जितना मदद करेगा शायद टीसीएस वो मदद छीन लेगा। अभी जो हो रहा है एक इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस ट्रेड हो रहा है बाजार में, क्योंकि टीसीएस का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हाई था, 20 पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। इन्फोसिस का थोड़ा कम था, 16-17। लेकिन इन्फोसिस का रेवेन्यू ग्रोथ टीसीएस से ज़्यादा आया है बहुत क्वार्टरों के बाद और मार्केट इससे बहुत खुश है, इसीलिए इन्फोसिस ऊपर जा रहा है। लेकिन टीसीएस ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि टीसीएस में काफ़ी मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में दिखाई दिया। रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से इस क्वार्टर आईटी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन क्या पूरा सेक्टर ऊपर जाएगा यहाँ से इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद? मुझे लगता नहीं है। दूसरा एक चीज़ है, रेवेन्यू तो एक बात है, मार्जिन्स पे भी नज़र रखिए क्योंकि मार्जिन दोनों का कम हुआ है, टीसीएस और इन्फोसिस का। और जो मैन पावर और स्किल शॉर्टेज की बात चल रहा है जिसके कारण मार्जिन्स कम हो रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आईटी सेक्टर के लिए आगे चलते हुए, क्योंकि हमें सबको पता है कि एडिक्वेट स्किल हमारे पास नहीं है और अगर मार्जिन्स पे ये प्रेशर बरकरार रहा
तो रेवेन्यू ग्रोथ तो आ सकता है, लेकिन अर्निंग्स रिविजन ऊपर की तरफ नहीं होगा क्योंकि मार्जिन प्रॉफिट को नीचे रख देगा। तो मार्जिन्स पे काफ़ी चिंता है, और इसके चलते हुए मैं कहूँगा कि रुपये और मार्जिन को देखते हुए बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड आउट परफॉर्मेंस आईटी क्षेत्र में हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उदयन सर, समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ से बात करने के लिए, और पॉलिटिक्स पर जो जनरली आपके मुंह से कम सुनने को मिलता है, लेकिन जो आपने बात करी वो बिल्कुल देखिए नज़र आ रही है। धन्यवाद आपका। और देखिए एक चीज़ और जो CNBC आवाज़ शुक्रवार को सुबह से आपसे कह रहा है, दिखाते हैं 2 चार्ट आपको, TCS का और इन्फोसिस का। और अब आप याद करिए शुक्रवार को बाजार खुलते ही पहला ट्रेड आपको क्या बताया था, TCS बेच दीजिए, मत रखिए। और देखिए इस समय क्या चार्ट है और क्या भाव है। वागले साहब, बात हुई थी TCS की और हम कहते थे कि 1850 का इंतज़ार मत करिए, बेच दीजिए, पैसा तो आपका खूब बनेगा। उस दिन भी बना और आज भी इन्फी ऊपर, TCS नीचे। कैसे देखते हैं आप? हेमंत, मैं जरा फ्राइडे की बात दोहराऊं। बताइए आपने जब कहा था 1870-75 के बीच में था, तभी आपने कहा था बेचो। हाँ। मैंने कहा था 1850 के नीचे जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने 1810 की बात की थी। जी सर। आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। नो, ऑन अ सीरियस नोट, आप ज़्यादा क्लियर थे, मैं 1850 के नीचे क्लियर था। दोनों सही हैं सर, और CNBC आवाज़ के दर्शकों को फायदा हुआ, ये बड़ी बात है। आज के लिए मुझे 1790 का, 1810 तो आएगा, 1790 का टारगेट मुझे दिखता है। और मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में वीकनेस है। तो 1790 के टारगेट के लिए अगर आपको ये लेवल पे बेचना है या 1830-35 तक बेचना है, 1845 का स्टॉप लॉस, 1790 का टारगेट, आज और कल तक का व्यू। बिल्कुल। अब सर आपको क्या हमने TCS के शॉर्ट में पैसे कमा के दिए। बिल्कुल। शुक्रवार को सुबह तो मैं जुड़ नहीं पाया था, मैं दोपहर को 2 बजे के बाद जुड़ा था थोड़ी देर के लिए, हर्षदा और वीरेंद्र थे इसकी शो पे। जी सर। मैंने कहा था TCS तो शॉर्ट करिए पर इन्फोसिस लॉन्ग करिए। वाह, ये रिजल्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मतलब सुबह भी पैसे बनते हैं, दोपहर में भी पैसे बनते हैं। CNBC आवाज़, मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए हम गोल गोल बातें नहीं करते, हमारी खासियत यही है, हम सीधे स्पष्ट कॉल देते हैं, और इसीलिए CNBC आवाज़ है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और एक बात और, अर्निंग सीजन के बादशाह तो हम हैं ही। अर्निंग सीजन में सबसे ज़्यादा लोग दरअसल दूसरे चैनलों को म्यूट करके सुनते हैं और हमारे चैनल को अनम्यूट करके सुनते हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि एक एक बात जो हमारे एक्सपर्ट्स की ज़ुबान से निकलता है वो दरअसल आपको फ़ायदा पहुंचाता है। देख लीजिए TCS किस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और देख लीजिए इन्फोसिस किस तरह से भाग रहा है। तो ये पैसा जो है वो TCS से निकलकर अब इन्फोसिस में जा रहा है। ये क्लियर ट्रेड इस समय प्रदीप नजर आ रहा है। तो प्रकाश दीवान जी की कॉल सुनकर के अगर आपने ट्रेड किया तो 2% आपने TCS के शॉर्ट पे कमाए, 3% इन्फोसिस के लॉन्ग पे कमाए, तो कुल 5% की कमाई इस तरीके से आपकी हुई है। और हमारा आज का ट्विटर पोल भी यही है कि क्या TCS के मुकाबले इन्फोसिस आगे आपको बेहतर रिटर्न देगा? इस सवाल का जवाब तुरंत हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर आप दीजिए। आपका वोट बहुत मायने रखता है इस पे, और हम आपको बताएंगे दिन के दौरान हमारे दर्शकों का वर्डिक्ट क्या निकल कर आया है। 60% लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 60% लोग कहते हैं जी हाँ हम आपके साथ हैं। CNBC आवाज़ का मार्केट शेयर देखिए जिस तरह से मजबूती के साथ बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वोट कर रहे हैं कि जी हाँ इन्फी में पैसा बनेगा। बिल्कुल, तो ये है आज का ट्विटर पोल। और आप भी अगर अब तक शामिल नहीं हुए, आपने वोट नहीं किया है, तो तुरंत वोट कीजिए। हमारे साथ ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल इस बीच जुड़ चुके हैं। अश्विनी, गुड मॉर्निंग। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बताइए अब आज आप ट्रेड क्या सुझा रहे हैं? जी, लोहड़ी की आपको भी मुबारक। और सिर्फ एक लगता है CNBC आवाज़ का ही मार्केट शेयर बढ़ रहा है और सबका कम ही हो रहा है बाकी मार्केट में। कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल जो है बेचने वाला जो काम है, मेरे हिसाब से बैंकिंग में थोड़ी कमज़ोरी अब शुरू हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे करेक्शन नहीं आया है तो सारा लॉन्ग जो है वो कॉरपोरेट बैंक और ओवरऑल बैंकिंग में फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आज रैलीज़ पे बैंक्स को शॉर्ट करना चाहिए। और आज पहला दिन है, स्टॉप लॉस भी आपका डेज हाई है 27,500 के आसपास। तो अगर और फॉलो थ्रू नीचे मिलना शुरू होता है तो काफ़ी तेज़ गिरावट बैंकों में आ सकती है। अगर बैंकों में गिरावट आएगी तो नेचुरली निफ्टी में भी आएगी। तो इस लिहाज से आज जो है ग्लोबल वीकनेस का दौर नया शुरू हो रहा है, तो उस लिहाज से हमारे यहाँ बैंकिंग में करेक्शन नहीं है। और 27,800 जो है, अगर आप पीछे जाएंगे कुछ 6 महीने पहले
तो वहाँ पे एक टॉप बैंक निफ्टी का बना हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड इस वक्त शॉर्ट्स में बहुत बढ़िया है बैंकिंग में। हैविंग सेड दैट, इंडिविजुअल स्टॉक्स में फेडरल बैंक सेल है 92 रुपये स्टॉक, 85 रुपये का टारगेट। इंडसइंड बैंक में सेल है 1520 का स्टॉप, 1450 का टारगेट। और CSC में बाय है 678 का स्टॉप और 700 का टारगेट। ओके, तो ये कॉल्स जो इस समय आपके लिए आ रहे हैं बाजार में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ के आइडियाज़ अश्विनी आपके साथ शेयर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे लिए वक्त निकालने और ये सारे शानदार कॉल्स देने के लिए। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक कौन सा है। बाजार इस समय कमज़ोर हो रहा है, लेकिन जैसा लगता है कि करीब 10,700 से लेकर के 10,650 एक सपोर्ट जोन है जिसकी तरफ अब बाजार आ चुका है। और निफ्टी बैंक के लिए भी 27,200 के करीब सपोर्ट था और वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉड मार्केट में खरीदारी के मौके हैं और आज का जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऐसा ही है, कैश मार्केट का शेयर TCI या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पे मुझे लगता है कि एक नए मूव की शुरुआत हुई है और उस पर आपको दाव लगानी चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखिए कि हाल में जो GST में बदलाव हुए हैं और काफी सारे ट्रेडर्स को उस दायरे से बाहर किया गया है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए होने जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को काफी हद तक दिक्कत नजर आती थी। GST के चलते जो बाजार में एक अनसेटल हुए थे काफी सारे ट्रेडर्स, काफी सारे सेक्टर्स, तो वहां पर अब रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक, ये कंपनी ऑलरेडी अब तक पिछले 6 महीने का आप इनका परफॉर्मेंस देखिए तो इनके ऊपर किसी दिक्कत का कहीं कोई असर पड़ा नहीं है। इनकी आमदनी करीब 37% बढ़ी थी पहली छमाही के दौरान और मुनाफा करीब 18% बढ़ा था पहली छमाही के दौरान। और जाहिर है कि अब ये एक और पॉजिटिव आता हुआ और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इस कंपनी के लिए जो सेकंड हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। लॉजिस्टिक सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं। इनके कई सारे टाइप्स हैं, कई सारी इनके सब्सिडरीज हैं। इवन कॉनकॉर के साथ मिलकर इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेयर हैं। और करीबन हमारे देश के GDP का 2.5% पूरे साल के दौरान ऐसा है जिसका ट्रांसपोर्टेशन इस कंपनी के जरिए होता है। ये इस कंपनी का दावा है। तो जाहिर है कि बहुत ही अच्छा खासा बड़ा शेयर और एक मजबूत कंपनी है जहां पर आपको दाव लगानी चाहिए। एक जो खास बड़ा ड्राइवर निकल कर आया है वो है इनका सीवे जो सेगमेंट है, जिसमें करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। इनके पास 6 शिप्स हो चुके हैं और वहां से ये काफ़ी शानदार ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं। कैपेक्स इन्होंने लगातार किया है, इस साल भी 200 करोड़ का कैपेक्स है, तो यहाँ से पोजीशन और बढ़ेगी, यहाँ से इनका जो फ्लीट है वो और बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद डेट इक्विटी रेशियो केवल 0.7 पे है, तो बैलेंस शीट पे किसी तरह का प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। करीब 67% हिस्सेदारी यहाँ प्रोमोटर्स के हाथ में है। और इस समय अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ तो तकरीबन 20 के PE पर यह स्टॉक मुझे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश दीवान जी, इसमें मैंने देखा कि हिस्टोरिकली इस स्टॉक ने करीब 40 तक के PE पर बड़े आराम से ट्रेड किया है और इस समय ये 20 के PE पर है। तो जाहिर है कि ऐसे स्टॉक जब वैल्यूएशन के लिहाज से आपको सस्ते मिले तो वहां पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। मेरा टारगेट यहां पर तकरीबन 375 का इस समय मुझे दिखाई देता है स्टॉक के लिए। आप क्या कहेंगे? हाँ, सो आपने जो अनुमान लगाया है वो मेरे ख्याल से करीब 25-26 PE तक का एक्सपेंशन का है, बट इसमें EPS ग्रोथ भी बहुत अच्छा आएगा। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि इन्होंने कोल्ड वैल्यू चेन जो है उसमें बहुत अच्छा शुरुआत कर चुके हैं ये लोग। गुड़गांव में इन्होंने वेयर हाउसेज जो शुरू किए हैं और खास करके जो फ्रोजन फूड, जो फ्रोजन वेजिटेबल्स और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे यहाँ अभी भी अंडर इक्विप्ड है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और एक कंपनी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स करके आई थी जो थोड़ी सी डगमगा गई क्योंकि उनका मॉडल थोड़ा सा फॉल्टी ये माना गया कि ये सिर्फ कोल्ड वैल्यू कर रहे हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन वाला नहीं हो रहा। सो द पॉइंट इज कि जैसे आपने शिपिंग का कहा, शिपिंग एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इनके लिए जो बिजनेस बड़ा जो है वो इस टाइप का हर एरिया से इनको ग्रोथ मिल रहा है। और जब GST आने वाला था तब आपको ख्याल हो तो ये एक बहुत बड़ा दावेदार था इस बेनिफिट का, तो अब तो आ चुका है और अब आप देख ही रहे। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से E-कॉमर्स का बोलबाला है, जिस हिसाब से लॉजिस्टिक्स का है, तो उसमें ये कंपनी आपको बहुत बढ़िया ऑलराउंड ग्रोथ देती है, कहीं भी कोई चूक नहीं जाती ग्रोथ के एरियाज। तो आई थिंक PE मल्टीपल तो रिवाइज होगा, पर मुझे EPS ग्रोथ की भी इसमें पूरी उम्मीद है कि इट विल बी प्रोबब्ली एज प्रोजेक्टेड। तो टारगेट और बेहतर हो सकते हैं। वागले साहब, आपके टारगेट इस पे? 335 के आसपास मुझे लगता है ये मूव में जाना चाहिए। 314 मेरा, लेकिन स्टॉप लॉस 300 के नीचे होगा, तो वो मुझे मेरा 305 307 उड़ा भी ना आइडियल बाइंग लेवल विद अ टारगेट ऑफ 335। ऑलराइट, और देखिए फेडरल बैंक गिरता ही जा रहा है, इक्विटास में और कमज़ोरी गहराती हुई नज़र आ रही है।
जेट एयरवेज नीचे कारोबार कर रहा है। एनसीसी एनबीसीसी में एक अच्छी रैली के बाद आज ये शेयर दोनों ही ठंडा कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कमज़ोर बाजार में येस बैंक भाग रहा है, लगता है कुछ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और कजारिया सिरेमिक्स में तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। नतीजों से पहले का असर साफ तौर पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जेट की कमजोरी का फायदा इंटरग्लोब एविएशन को मिल रहा है। ये स्टॉक करीब 1.5% ऊपर आज कामकाज करता हुआ। बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल जो पिछले कुछ दिनों से लगातार देखिए दौड़ लगा रहा था, उसमें नरमी देखने को मिली है, तो उसका फ़ायदा साफ तौर पर देखिए आज कई स्टॉक्स को मिल रहा है। उसमें बर्जर पेंट भी एक स्टॉक है जो शामिल है। कुछ नज़र आ रहा है प्रकाश जी, या कुछ और स्टॉक अगर आपने ढूंढा हो तो बताइए। यस बैंक अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि आपको मिलेगा यस बैंक में टारगेट ऑन द अपसाइड को 195 के होंगे। 195 के टारगेट्स के साथ येस बैंक को अप्रोच आपको करना चाहिए तेजी की तरफ। अभी खरीद लें, खरीद सकते हैं। यस, स्टॉप लॉस क्या रखें? स्टॉप येस बैंक में होना चाहिए 185 के नीचे। 185 का स्टॉप लॉस रखें और 195 का टारगेट येस बैंक में नजर आ रहा है। ओके, इन्फोसिस भी देखिए मजबूती के साथ टिका हुआ है और कजारिया सिरेमिक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। वागिल साहब, कजारिया सिरेमिक्स लेंगे क्या आप, या हो गई तेजी जितनी होनी थी नतीजों से पहले? नहीं, अगर आपका पोजिशनल व्यू है हेमंत तो पैटर्न अच्छा है। मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। मुझे 550 से 555 तक के मूव कंटिन्यू होते दिखती है। 550 से 555 के लेवल यहाँ पर और आपका 528 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब 5 रुपए के रिस्क, 15 रुपए 18 रुपए का रिवॉर्ड। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार जबरदस्त परफॉर्मर रहा है। मैंने स्टॉक पे करीबन 100-125 रुपए नीचे बात की थी, राजेश सातपुते जी ने इस पे बहुत नीचे से कॉल दे रखे हैं, तो इस पर आपने मुनाफा कमाया है, वो और बढ़ने वाला है। एक स्टॉक जहाँ पे रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं वो है भारतीय इंफ्राटेल। प्रकाश, आपके चार्ट पे नजर डाल पाएंगे आप? कोई दिक्कत लग रही है? वागले साहब, आप देखेंगे ये स्टॉक लगातार 3 दिनों तक जिस तरह से गिरा था, आज खुला है, उसके बाद से लगातार अपटिक दे रहा है। शायद शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी होती हुई दिख रही है, मौका देखते हैं। बाउंस बैक है प्रदीप, कंटिन्यू हो सकता है। 282 का करंट भाव है, मुझे लगता है 290 292 तक 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड आपको मिल सकती है। 278 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। राइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। भारतीय इंफ्राटेल आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उन पर भी एक बार बात कर लेते हैं। MCX के नंबर्स आने वाले हैं और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था MCX के स्टॉक में एक मूव बना था नंबर से पहले। होप है नंबर्स इस बार अच्छे आ सकते हैं। तो जितनी तेज़ी होनी थी पिछले हफ्ते हो चुकी, या कुछ मलाई बाकी है? MCX कैसे नंबर्स आएंगे सर, क्या उम्मीद है आपकी? लोग कह रहे हैं वॉलेटिलिटी बहुत रही तो जी इनको फ़ायदा मिलेगा, ये लॉजिक का कितना सही है? पहले भी डिसअपॉइंट किया है इस लॉजिक में, तो इसलिए मैं इस पे तो जाना नहीं चाहूँगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अभी सरकार इस मूड पे नहीं है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस ला पाए जो कमोडिटी मार्केट को बेनिफिट करे। तो दूसरे एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस वगैरह मिल गए हैं भाई, आप भी कमोडिटी हाँ, वो भी सब, तो इसमें तो मार्केट साइज बढ़ाने के चक्कर में कंपटीशन भी बढ़ा है, तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉजिक में दम नहीं है ना। ओके, तो और जो कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनमें इस हफ्ते बहुत सारी कंपनियां हैं। विप्रो है, माइंडट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, किस पर आपकी नज़र होगी बताइए? नहीं, तो मुझे जैसे इन्फोसिस ने किया है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आया जो, वो मुझे पहले भी मैंने कहा था रिजल्ट सीजन की शुरुआत में कि विप्रो से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंसल्टिंग बिजनेस का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरी चीज जो मेरा एक दूसरा पेयर ट्रेड था, लॉन्ग ITC, शॉर्ट HUL, तो ये अब मेरे को रिजल्ट के बाद पूरा अच्छी तरह से और भी वो मजबूत होते हुए दिख रहा है। ITC ने क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाया है? रिजल्ट, हाँ, तो HUL के रिजल्ट लेकिन पहले आ जाएंगे। हाँ, तो वो जो शॉर्ट HUL, लॉन्ग HUL बृहस्पतिवार को इसी हफ्ते, यस, तो उसमें अगर वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी भी डिसअपॉइंटिंग रहती है तो ये प्रीमियम 65-70% टाइप पी जो जोन रहता है, ये हिस्टोरिकली भी बहुत हाई माना जाएगा। ये नहीं कि हमेशा इसमें रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें करेक्शन आने की गुंजाइश आपको और बढ़ जाती है। तो ये इस रिजल्ट सीजन का पेयर ट्रेड जो प्रकाश दीवान जी आपको बता रहे हैं, शॉर्ट HUL और लॉन्ग ITC, रिजल्ट ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं और मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन वागले साहब, एक बार नजर डालिए, आपका फेवरेट जिंदल स्टील करीब 2% नीचे, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्क्रीन पे गिरा है खुलने के बाद, फ्लैट खुला था, लगातार गिरावट, साथ में स्टील अथॉरिटी सेल का स्टॉक भी गिर रहा है। शॉर्ट का मौका आप इन दोनों में कहाँ देखते हैं? प्रदीप, सेल में इनफैक्ट मेरे ये रडार पर आया था, आपने जिक्र किया, एक मल्टीपल सपोर्ट ये ब्रेक कर रहा है जो कि 52 का है, अभी 51.25 है। आपको एक रुपये का रिस्क है, नीचे में 3 रुपये कम से कम यहाँ से मिलेंगे। ओके, 3 रुपए की कमाई हो सकती है। 1 रुपए का अगर आप जोखिम उठाएं, इस समय 51 पर है और आपको ये स्टॉक 48 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये इस वक्त आपके लिए
ट्रेड। लेकिन आज एक के बाद एक बड़े दिग्गज मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको बताते हैं एक एक्सक्लूसिव बातचीत जो M&M के MD पवन गोयनका के साथ हुई है हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा की। पवन गोयनका साहब ने कहा कि नए सेफ्टी और प्रदूषण नियमों के चलते आगे गाड़ियां महंगी होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में इस साल इतने बदलाव आएंगे कि आगे का भविष्य थोड़ा साफ दिखाई नहीं देता। After the safety norms, after the emission norms, what will happen to the prices of the car? हालांकि there is no doubt कि safety norms should have come or should come. There is no doubt that tighter emissions should come, but it will lead to higher prices because there is no way we can absorb those costs. So will that have a significant permanent impact on the industry volume is to be seen. That is number one. मुझे इसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, छोटी कॉमर्शियल व्हीकल जिस तरह से हमारी ये सिंगल सिलेंडर इंजन की जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में मुझे काफ़ी चिंता है, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ हैं वो एक लाइवलीहुड गाड़ियाँ हैं और वो 3 लाख 2.5 लाख में बिकती हैं। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि इंडस्ट्री में क्या होगा एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट इंडिविजुअल कंपनीज को क्या होगा, बिकॉज एवरी कंपनी विल बी अफेक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम दीज चेंजेस। और पवन गोयनका के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे आज शाम 5:30 बजे, लेकिन इसकी अलग अलग झलकियां हम आपको पूरे दिन दिखाते रहेंगे। और इसके साथ ही पूरे दिन हमारे साथ कई सारे और दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से। पवन गोयनका साहब के अलावा CP गुरनानी हमारे साथ जुड़ेंगे 10:15 के आसपास, तो आप ये मौका मत चूकिएगा। और हिंदुस्तान कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट से भी बात होगी करीबन 1:30 बजे। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के 2 बजे आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा बाजार के दिग्गज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सौरभ मुखर्जी साहब 10:10 पर और नीलेश शाह कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के जुड़ेंगे हमारे साथ दोपहर 12 बजे। तो आज पूरे दिन दिग्गज एक्सपर्ट्स का जमावड़ा है CNBC आवाज पर, और आप इसमें से कोई भी इंटरव्यू नहीं चूक सकते। तो लगातार जुड़े रहिए और आप अपने रिमोट को रखिए दूर, देखते रहिए CNBC आवाज। बिल्कुल। चलिए इस नोट पर हमारे विशेषज्ञों से हम विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप देखिए बाजार का मूड कमजोर और गैप डाउन ओपनिंग के बाद संभल नहीं पा रहे हैं। आज मिड कैप्स में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन कमोडिटी बाजार में कहाँ पर हैं कमाई के मौके, बताएंगी नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ेंगी। और कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो बेहिचक पूछिएगा। इस शो में सौदा आपका पेश करेंगे। ब्रेक के बाद हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।